Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी टॉप न्यूज़ डिस्कशन। तो गाइज़ आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स बनेंगे उन सभी न्यूज़ आर्टिकल्स को हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग को इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी टीएनए का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग टीएनए के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। अगर इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे ये चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने इस प्रकार से ये तीनों चैनल्स ओपन हो जाएंगे। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा है, एक के आगे यूपीएससी लिखा है और एक के आगे कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर भी आपको 23,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो तीनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पर टीएनए का पीडीएफ, द हिंदू का पीडीएफ और साथ ही साथ में आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है। एट द लास्ट अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हो। देन स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आपको पता है एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर हर साल एक नया क्वेश्चन फंस जाता है और उसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं एक योजना के बारे में जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, बहुत सिंपल से शब्दों में मैं आप लोग को यहाँ पर समझा दूंगा। फिलहाल तो ये देखते हैं कि इस आर्टिकल को हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस आर्टिकल को इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया है। जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है इन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है अपने एरिया में और ये केंद्र सरकार की स्कीम को यानी इसी वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम को अपने एरिया में इन्होंने मंजूरी दी है। इसी वजह से ये चर्चा में है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे, जैसे मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इशू क्या है ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। अब आते हैं डायरेक्टली टू द पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या। देखो ये जो योजना है ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस और एश्योरेंस स्कीम है। यानी हेल्थ को लेकर ये वर्क करता है, लोगों की हेल्थ को ये सपोर्ट करता है। कोई लोग बीमार हैं तो वो अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको सरकार यहाँ पर इस स्कीम की मदद से वो फाइनेंसिंग कर देगी, यानी उनको वो पैसा प्रोवाइड करवा देगी। वो लोग यहाँ पर एक तरीके से आराम से अपना इलाज करवा पाएंगे बिल्कुल फ्री में। लेकिन इसकी एक लिमिट है, कितने रुपए तक का इलाज करवा पाएंगे, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया था फरवरी 2018 में। और ये क्या बात करता है कि मान लो कोई व्यक्ति है जो कि सेकेंडरी केयर या फिर टर्शरी केयर के अंदर कुछ सर्विस लेता है। अब पहली चीज़ तो यही है कि सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग एक बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड पर आते हैं और मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे हेल्थ केयर का सिस्टम होता क्या है। जब हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर की तो हमें यहाँ पर हेल्थ केयर के अंदर 3 तरीके के सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। कौन सा होता है, एक होता है प्राइमरी हेल्थ केयर और दूसरा होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर और तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा वो होता है टर्शरी हेल्थ केयर। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि बिल्कुल बेसिक वाले हेल्थ केयर, यानी कि नॉर्मल जो बेबी डिलीवरी हो गई है ना, डिलीवरीज़ के लिए यहाँ पर वर्किंग में आता है। प्लस यहाँ पे आपको बुखार आ गया तो आपका जो भी घर के पास में हेल्थ केयर सेंटर है, जो भी डिस्पेंसरी है, उसी को हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बोलते हैं। और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से जो थोड़ा सा एडवांस होता है यानी कि यहाँ पे थोड़े से और ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर बोलते हैं। जैसे कि जहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है ना, फिर उसके बाद में जहाँ पर एक्सरे करवाया जाता है, तो वो सारे यहाँ पर सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर है। यानी कि यहाँ पे थोड़े से क्वालिफाइड डॉक्टर्स, थोड़े से एडवांस लेवल के डॉक्टर्स देखने को मिल जाएंगे एज कंपेयर टू द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। अब प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आया, तो टर्शरी क्या होता है, तो टर्शरी और एडवांस लेवल का होता है। यानी सेकेंडरी से भी ज़्यादा कुछ क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये चीज़ें मेंशन्ड है। सेकेंडरी हेल्थ केयर कौन सा होता है, जहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट नहीं होते, लेकिन टर्शरी हेल्थ केयर वो होता है जहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टर्शरी हेल्थ केयर के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट यानी कि जहाँ पर और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, यहाँ पर कैंसर का इलाज हो रहा है, ठीक है, कीमोथेरेपी करवाई जा रही है, रेडियोथेरेपी करवाई जा रही है, तो यहाँ पर कुछ एडवांस लेवल की हेल्थ केयर्स होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखना, जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये कौन कौन सी एरिया को कवर कर रहा है, ये सेकेंडरी और टर्शरी एरिया को कवर कर रहा है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर यहाँ पर इलाज करवाना है और वो इस योजना के अंडर में आता है, इस योजना के अंडर में वो एक बेनिफिशियरी है, तो वो अगर सेकेंडरी और टर्शरी केयर के अंदर अपना इलाज करवाता है
और लगभग 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है, तो वो 5 लाख रुपए यहाँ पर सरकार उसका भुगतान करेगी, सरकार यहाँ पर वो देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो इस योजना में उस बेनिफिशियरी को ये फायदा मिलेगा। लेकिन कहाँ पर? सेकेंडरी और टर्शरी में, प्राइमरी में नहीं, ध्यान रखना। तो इसी को हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलते हैं। लेकिन आयुष्मान भारत क्या है? तो आयुष्मान भारत के अंदर तीनों ही सेक्टर्स कवर होते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनना। आयुष्मान भारत के अंदर तीनों ही सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों कवर होते हैं। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कवर होते हैं, जैसा आप लोग यहाँ पर लिखित में भी देख पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो बेसिकली यहाँ पर क्या पर्पस है? कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पर एक हेल्थ केयर लेने गया है सेकेंडरी टर्शरी केयर के अंदर, और यहाँ पर अगर उसका 5 लाख रुपए तक का इलाज हुआ है, तो अगर वो बेनिफिशियरी है इस योजना के अंडर में, तो उसका ये जो पैसा है वो सरकार दे देगी। क्लियर हो गया? अब एक बात और ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखना है कि मान लो कोई व्यक्ति है जो कि गया अब हॉस्पिटल के अंदर, और थोड़ा देर का काम था, लगभग आधे घंटे का काम था, तो उसको भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति जाएगा और प्रॉपरली हॉस्पिटलाइज होगा, ये वर्ड नोट डाउन कर लेना, हॉस्पिटलाइज होगा। हॉस्पिटलाइज मतलब वो एडमिट होगा 2-3 दिन तक, उसका यहाँ पर कुछ 5 लाख से अंदर तक का खर्चा आता है, या फिर इतने रुपए तक का खर्चा आता है, तो बेसिकली यहाँ पे सरकार देगी। अगर आधे घंटे का काम है, थोड़ा बहुत चेकअप वगैरह करवाने गए, तो यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये बात हो गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। यहाँ पे एक और बेनिफिट दे रखा है, इसी योजना के अंडर में एक बेनिफिट है कैशलेस और पेपरलेस का। यानी कि इसी योजना के अंदर में कुछ ई कार्ड इशू करे जाएंगे, आपके पास में पैसा नहीं है तो आप लोग यहाँ पर उस ई कार्ड को दिखाओगे, और उस ई कार्ड के माध्यम से यहाँ पर जो सरकार है वो हॉस्पिटल के बैंक में जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। क्लियर होती जा रही हैं सारी चीज़ें। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट होगा, इस हेल्थ बेनिफिट मतलब किस किस चीज़ को कवर किया जा रहा है? सर्जरी, मेडिकल, डे केयर ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डायग्नोस्टिक, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कवरेज मिल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें करवाते हो तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। क्लियर हो गया? तो मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिशियरी होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर कौन कौन से बेनिफिशियरी देखने को मिलेंगे? तो बोला यहाँ पर जाता है जितने भी बेनिफिशियरी हैं वो बेसिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पर। जो जनगणना होती है उसके बेसिस पर, लेटेस्ट जनगणना के बेसिस पर आइडेंटिफाई करने के बाद में उन बेनिफिशरीज को यहाँ पर इस योजना के अंडर में लाया जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, जैसे ही उस योजना के अंदर वो कवर हो जाएगा तो वो उस हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि जिस हॉस्पिटल को इस योजना के अंदर लाया गया होगा, ठीक है, जिस हॉस्पिटल के ऊपर ये योजना वर्क कर रही होगी, जिस हॉस्पिटल को इस योजना के अंदर इंक्लूड कर रखा होगा, ऐसे समझ सकते हो, तो उन हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर वो इलाज करवा सकता है। क्लियर हो गया? सभी हॉस्पिटल्स के नहीं, कुछ हॉस्पिटल्स यहाँ पर इंक्लूड करे गए इस योजना के अंदर में। अब बात करते हैं फंडिंग की, इसका पैसा कौन देगा? अब इसकी स्कीम की फंडिंग के बारे में चर्चा करें तो जब यहाँ पे बात आती है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर में, तो बेसिकली यहाँ पर 60:40 का रेशियो होता है। ठीक है, 60% यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार दे देगी, 40% यहाँ पर जो पैसा है वो स्टेट ये एक तरीके से प्रोवाइड करवाएगी। उसका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से यहाँ पर जो रेशियो है वो 90:10 का है, 90% केंद्र सरकार देगी और 10% यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे। और यही बिल्कुल सिमिलर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? और फिर यूनियन टेरिटरीज के अंदर 100% की सेंट्रल फंडिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो हमारी केंद्र सरकार है वो यहाँ पर ये फंडिंग प्रोवाइड करवाती है। सिंपल हो गया। आगे आते हैं, अब बात करते हैं इस स्कीम के अचीवमेंट्स के बारे में। तो काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाया है। लगभग इसके जो पहले के स्टार्टिंग के 200 दिन थे जब इस स्कीम को लागू किया गया था, तो इससे लगभग 20.8 लाख पुअर वर्कर्स को यहाँ पर फ़ायदा दिया गया था, उन लोगों को फ़ायदा दिया गया। प्लस यहाँ पे जब इन लोगों को बेनिफिट दिया गया तो सरकार का यहाँ पे कितना कॉस्ट आया, तो सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का ये फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया है। क्लियर हो गया कौन कौन से बेनिफिशियल हो गए। अब उसके बाद में कोविड-19 के टाइम पर इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जब से यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, ये जो स्कीम है इसने काफ़ी मदद करी है, खासकर जो एलिजिबल माइग्रेंट वर्कर्स है जो कि इस योजना के अंदर बेनिफिशियरी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मदद करी है। और इस स्कीम से काफ़ी सारी हेल्प यहाँ पर उनको मिली है। जो हॉस्पिटल से, देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है ना, अगर एक वर्कर है और पूरे कंट्री के अंदर, मतलब मान लो पूरे देश के अंदर इस स्कीम के अंदर कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कोई कहीं से है, कोई दूसरे राज्य से है, कोई दूसरे राज्य के अंदर हॉस्पिटल है, तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अगर वो इस योजना के अंदर बेनिफिशियरी है तो वो जाके उस हॉस्पिटल के अंदर, जो एम्पेनल हॉस्पिटल होगा इस योजना के अंडर में आ रहा होगा,
तो वो बेसिकली जाकर वहाँ पे इलाज करवा सकता है। तो पूरे देश के अंदर ये इम्प्लीमेंट होता है, ये इसका एक फ़ायदा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक मेजर फोकस है, लगभग आप कह सकते हो, बोला जाता है कि इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 10 करोड़ परिवार को यहाँ पे फ़ायदा होगा। 10 करोड़ परिवार को, एक परिवार के अंदर लगभग 5 लोग लेकर चल रहे हैं, तो 10 करोड़ परिवार को अगर सिंगल हिसाब से आप देखोगे तो लगभग 50 करोड़ को, तो 10 × 5 कर सकते हो, है ना। यहाँ पर क्या है, क्योंकि 10 करोड़ परिवार, एक परिवार के अंदर एवरेज 5 पर्सन्स को लेकर चला जा रहा है, तो 50 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम से, ये बोला गया। फिर उसके बाद बोला गया 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज यहाँ पे करवाया जाएगा इस स्कीम के अंदर में। फिर जो प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं उन्हीं के अंदर में ये कैशलेस इलाज भी होगा, यानी आपको ई कार्ड वगैरह इशू कर दिया जाएगा, तो उसके बेसिस पर भी आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये अपना बेनिफिट उठा सकते हो इस पूरे स्कीम का। क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्कीम के बारे में समझ लिया है, एक एक इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। प्राइमरी और टर्शरी सेकेंडरी हेल्थ केयर्स क्या होते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात की गई है ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। अब ई वेस्ट क्या होता है आपको पता है, कुछ दिन पहले आर्टिकल मैंने कवर किया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हम उसको भी देखेंगे। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया, लैपटॉप यूज़ किया, अब वो ख़राब हो गया तो उसको फेंक दिया गया, तो वो क्या हो गया, ई वेस्ट हो गया। अब ये चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम लोग ई वेस्ट को मैनेज करेंगे, है ना। तो ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करा गया है, अभी इस पे पब्लिक फीडबैक जाएगा, उसके बाद प्रॉपरली यहाँ पर इसको अप्रूवल मिलेगा। अभी फिलहाल इसलिए है कि हम लोग ई वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो ई वेस्ट को मैनेज करने के तरीके आपको मैं बताऊंगा। इस आर्टिकल को अगेन जीएस पेपर 2 से आप लोग रिलेट कर पाओगे, और द हिंदू ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है ई वेस्ट रूल्स के बारे में, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में, तो भारत ने ऑलरेडी पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहली बार भारत ऑलरेडी रूल्स अनाउंस कर चुका है 2016 में, और इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने 2018 में अमेंड कर दिए थे, यानी कि इसके अंदर कुछ बदलाव किए थे। अभी कुछ लेटेस्ट रूल्स आने वाले हैं, अगस्त 2022 तक कुछ नए रूल्स आएंगे इसी ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, तो आने वाले टाइम तक ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में होने वाला है। क्लियर हो गया। अब हम लोग जब बात करते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कवर करे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स क्या होते हैं आपको पता चल चुका है ऑलरेडी, जिसमें लैपटॉप, लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सारा का सारा हमारा जो है ई वेस्ट रहने वाला है ना, तो इनको इंक्लूड किया जा रहा है। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट हम लोग सेट करेंगे, यानी जो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज होंगी, यानी कि आप कह सकते हो कि जिसने भी इस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बनाया है, अब जिसने बनाया है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका 60% तो वो कलेक्ट कर ले वापस। अब 60% तक वापस जितना भी वेस्ट है उसको कलेक्ट कर ले, कलेक्ट करने के बाद में 2023 तक उसको रिसाइकिल कर दे। रिसाइकिल मतलब यहाँ पे उसका वापस से रीयूज़ हो जाए या रिसाइकिल कर लिया जाए, जिससे कि उसका एनवायरनमेंट के ऊपर एक बुरा इंपैक्ट ना पड़े। क्लियर हो गया। और यही टारगेट हम लोग आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, यानी कि जो भी मेकर्स होगा जिसने बनाया है ये इलेक्ट्रॉनिक गुड, तो उसको इंश्योर करना होगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कचरा है वो इसको इकट्ठा कर पाए और इनको रिसाइकिल कर दे। इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट के अंदर कोई पोल्यूशन नहीं होगा। और ये जो टारगेट है हमारा 60% का, इसको हम लोग इंक्रीज़ करते हुए चलेंगे। 2024 तक यहाँ पर 70% तक के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज किया जाएगा, और फिर उसका 2025 तक का ये टारगेट हम लोग 80% तक का कर देंगे। जो यहाँ पे मेकर्स होंगे वो यहाँ पर फिर 2025 तक उन्हें 80% तक सारा जो कूड़ा करकट है उसको वापस कलेक्ट करना होगा। कलेक्ट करने के बाद में उसको रिसाइकिल करना होगा। क्लियर हो गया। तो इनको ये काम इंश्योर करना होगा कि भाई इतना तो इतने प्रतिशत तो ये जो कूड़ा है ये कलेक्ट होकर रिसाइकिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर इसके अंदर रखा गया है। फिर उसके बाद में इस नोटिफिकेशन में एक और चीज़ है, फोकस दिया गया सर्कुलर इकॉनमी के ऊपर। ये जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये जोर देते हैं यहाँ पर ईपीआर के ऊपर, रिसाइकलिंग के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का प्रॉपर यूज़ कर पाएँ। क्योंकि अगर हम लोग इसको एनवायरनमेंट में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ध्यान रखना इससे बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि इंसान के लिए काफ़ी खतरनाक हैं। फिर उसके बाद में पेनल्टी की चर्चा की गई है, यानी कुछ कंपनीज जिनको ये काम दिया गया है कि वो कलेक्ट करेंगी, है ना, अगर वो अपने एनुअल टारगेट को मीट नहीं करती हैं, मतलब कि जो टारगेट इनको दिया गया है कि इतने साल में इतना इतना % यहाँ पे इनको कलेक्ट करना है अपना वापस से ई वेस्ट, अगर ये टारगेट अचीव नहीं करती हैं तो इनके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी, इनको फाइन पे करना पड़ेगा या फिर एनवायरमेंटल कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा।
अब इस पूरे नोटिफिकेशन को लागू कौन करेगा? तो इसको लागू करने के लिए हमारे पास एक बॉडी है सीपीसीबी, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये यहाँ पर इस पूरे रेगुलेशंस के ऊपर ध्यान रखेगा और इसको लागू करने में मदद करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी रहने वाली है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर एक तरीके से इंश्योर करेगा, देखो इसकी जिम्मेदारी क्या होगी कि ई वेस्ट जो है उसको डिसमेंटल, इसको पूरी तरह से ख़त्म करा जाए, रिसाइकलिंग करी जाए। उसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर स्किल डेवलपमेंट, इसके ऊपर काम किया जाए। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम लोग एक शब्द में बात करें तो अगेन वही सिंपल सी बात है, ई वेस्ट को प्रॉपर मैनेज करना। तो स्टेट गवर्नमेंट की भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। अब ई वेस्ट को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, ई वेस्ट से हम लोग कैसे लड़ सकते हैं? ये जो कूड़ा करकट है आज के टाइम पर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? इसको रिसाइकिल कर लो या इसको वापस से ठीक कर लो, क्योंकि लोग आजकल ठीक करवाते नहीं है। खराब हुआ एक बार सामान तो खराब हुआ, फेंको, दूसरा लेना है, या फिर उसको रिफर्बिश करवा लो, अगेन यहाँ पर रिपेयरिंग करवा लो, या उसको रीमैन्युफैक्चर करवा लो, या उसको ख़त्म ही कर दो, या उसको वापस से यूज़ करने लगो। तो ये बेसिकली अलग अलग तरीके हैं इसको मैनेज करने के। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये पिक्चर आप लोग देखो, इस पिक्चर के अंदर मेंशन किया गया कि मान लो एक सामान है जिसको यूज़ कर लिया गया और वो सामान पुराना सा हो गया है, अब वो रिसाइकलिंग प्रोसेस में उतरेगा। तो इसको डिसमेंटल यहाँ पे पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा, कचरा बना दिया जाएगा इसका। तोड़ने के बाद में यहाँ पर इसमें से जो कुछ पार्ट्स हैं वो अलग कर लिए जाएंगे और फिर उन सबको कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना लिया जाएगा। इसी को हम लोग रिसाइकिल बोलते हैं। नया प्रोडक्ट बन गया, वो आपके पास वापस आ जाएगा। और एक तरीका होता है रीयूज़ का, यानी सामान खराब हुआ उसको आप लोग एक प्रॉपर रिपेयरिंग करवाओ, रिपेयरिंग करवाने के बाद में उसको वापस से यूज़ करने लगो, वो हमारा रीयूज़ का प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ई वेस्ट के बारे में ये मैंने आपको बता दिया, वही सारी चीज़ आपको ये लिखित में दी गई हैं। अब दो चार बातें यहाँ पे ध्यान रखने के लिए, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेकर, जो इसको मैनेज करने को लेकर हमारे पास जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कानून है भारत के अंदर, वो 2011 से देखने को मिल जाएंगे। हालांकि 2016 के अंदर एक प्रॉपर रूल्स आते हैं हमारे पास, और 2017 के अंदर, 2018 में बेसिकली हम इसको अमेंड भी करते हैं, चेंज करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिया का जो पहला ई वेस्ट क्लिनिक है, यानी कि भारत के अंदर पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ बना? तो ध्यान रखना, वो मध्य प्रदेश के भोपाल में सेटअप किया गया था, जहां पर इस ई वेस्ट को मैनेज करा जाएगा, उसके ऊपर फोकस रखना था। ठीक है, तो इस कचरे को अलग करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, फिर उसको वापस से यूज करने के लिए यहां पर आप कह सकते हो ये इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक मध्य प्रदेश के अंदर बना था। तो ध्यान रख सकते हो उसके बारे में। बाकी उसके बाद इस ई वेस्ट को लेकर मैनेज करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, काफ़ी सारी चैलेंजेस आते हैं। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए क्या चैलेंज हो सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है कि भाई यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट खुद ही कम है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये बेसिकली यहाँ पर अगर खराब हो जाता है तो उसको रिसाइकिल के लिए लोग देते ही नहीं है। ठीक है, एक बार यूज कर लिया तो कर लिया, उसको रिसाइकिल के लिए नहीं देते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर वो कचरे की तरह आएगा, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो नहीं पाता है। हालांकि यहाँ पर मेंशन किया गया पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सारे देश हैं जिन्होंने राइट टू रिपेयर का लॉज इंप्लीमेंट कर दिया है, यानी कि आपके पास में अपना सामान को रिपेयर करवाने का हक है, आप आराम से उसकी मरम्मत करवा सकते हो। ठीक है, ताकि इन चीजों को टैकल किया जा सके। उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज है चाइल्ड लेबर का, यानी कि इंडिया के अंदर हम लोग देख पाते हैं लगभग 4.5 लाख के आसपास जो चाइल्ड लेबरर्स हैं, जिनकी उम्र बेसिकली यहां पर 10 से 14 साल की है, वो सब यहां पर इस ई वेस्ट एक्टिविटीज के अंदर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ये ई वेस्ट है, इससे बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। फिर तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है इनइफेक्टिव लेजिस्लेशन, यानी कि बोला गया कि भाई यहाँ पर आप देख पाओगे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है इसकी बहुत बड़ी कमी देखने को मिल जाएगी, यानी कि ज़्यादातर आप देख पाओगे जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेबसाइट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो बहुत कम है, प्लस यहाँ पे प्रॉपरली आप कह सकते हो जो भी चीज़ है रूल्स एंड रेगुलेशन तो उसको लागू भी नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे एक और प्रॉब्लम आता है, एक और चैलेंज आता है, वो है हेल्थ हैजार्ड, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी तीसरी बार बता रहा हूँ ई वेस्ट के अंदर हजारों टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारी मिट्टी को बर्बाद कर सकते हैं, हमारे ग्राउंड वाटर को बर्बाद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चैलेंज आता है, वो है भाई आज के टाइम पर देखो क्या होना चाहिए, एक सही सा अगर हम लोग तरीका देखें तो ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए सरकार को इंसेंटिव स्कीम चलानी चाहिए कि भाई आप इस ई वेस्ट को प्रॉपरली रिकलेक्ट करो, इसको रिसाइकिल करो, आपको इसके बदले में पैसा मिलेगा, कुछ ये इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ऐसा कुछ करना चाहिए था, लेकिन कोई भी इस प्रकार की इंसेंटिव स्कीम या कोई भी इस प्रकार की गाइडलाइंस आपको देखने को मिलेंगी नहीं, तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। फिर उससे भी बड़ा एक चैलेंज है कि भाई ई वेस्ट तो हम लोग जनरेट तो कर ही रहे हैं, जनरेट के साथ साथ हम लोग इम्पोर्ट भी कर रहे हैं।
बहुत सारे जो देश हैं वो इस ई वेस्ट को, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएस है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि विकसित देश हैं, ये सब यहाँ पर क्या करते हैं, इन जो यहाँ पर जो इनका सामान है ई वेस्ट है, इन सबको भेज देते हैं कहाँ पर, इंडिया, चाइना और घाना, नाइजीरिया, इन सभी कंट्रीज के अंदर यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो इंडिया भी बहुत सारा ये ई वेस्ट इंपोर्ट कर लेता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो ताकि यहाँ पर इस ई वेस्ट को रिसाइकिल किया जा सके। तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल जाता है। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। अगेन पॉलिटी पे अटके पड़े हम लोग। तो यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया गया है इंडिया कनाडा के साइंस एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के बारे में। तो ये साइंस एंड टेक के कोऑपरेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा। इंडिया कनाडा के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं और इंडिया कनाडा के रिलेशंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस अभी इस साल फरवरी के मंथ से ही चर्चा में है। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, 2 MOU यानी कि 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अभी रिन्यू कर लिया गया है। अब ये रिन्यू कहाँ पे किया गया, क्योंकि इंडिया कनाडा का एक जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग चल रही थी। ये 7वीं मीटिंग थी। तो इसी मीटिंग के दौरान यहाँ पर 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को वापस से रिन्यू किया गया है। अब पहले तो आपने न्यूज़ पढ़ ली है, आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा आखिरकार इस मीटिंग में क्या हुआ। उसके बाद पहले आप लोकेशन देख लो कि एग्जैक्टली ये कनाडा आपको कहाँ पे लोकेट देखने को मिलेगा। इधर आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा, ये हमारा महान भारत हुआ, और इंडिया के कंपैरिजन में आपको ऊपर यहाँ पे कनाडा नजर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। कनाडा के ऊपर आपको अलास्का देखने को मिलेगा, इधर नीचे यूएसए देखने को मिल जाएगा, है ना। इधर यहाँ पर टोरंटो, मॉन्ट्रियल, फिर उसके बाद कनाडा के पीछे पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिलेगा, नीचे यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, बराबर में ग्रीनलैंड है, ऊपर आर्कटिक ओशन है। लोकेशन ध्यान रखना। अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है, यहाँ पर इंडिया की साइड से इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कनाडा का नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये एग्रीमेंट्स हुए हैं। हालांकि पहले से एग्रीमेंट थे, तो अभी इन्हीं एग्रीमेंट को रिन्यू कर दिया गया है। और इससे भी पहले कि भारत और कनाडा के बीच में अभी 5वां मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो अभी कुछ टाइम पहले भी भारत कनाडा ने मिलकर कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर डिस्कशन किया है, कुछ चर्चा करी है, जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि रिलॉन्च किया किस चीज़ को, इंडिया कनाडा कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को। तो भारत और कनाडा के बीच में एक सेपा एग्रीमेंट है, ध्यान रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर इसको भी रिलॉन्च किया गया है। तो कनाडा इंडिया के रिलेशंस अभी पिछले कुछ महीने में लगातार आपको चर्चा में देखने को मिलेंगे। नाउ ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के हाईलाइट्स आपको क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इन मीटिंग के अंदर सबसे पहला फोकस किया गया, दोनों कंट्रीज ने मिलकर आपस में कोलैबोरेट किया। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर फिजिकल सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आज के टाइम पर कनाडा के अंदर पढ़ रहे हैं, कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको बेनिफिट होगा इस कोलैबोरेशन से, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। इंडिया और कनाडा दोनों यहाँ पर एक तरीके से बेनिफिट प्राप्त करेंगे इस बायलैटरल रिलेशन से। दोनों को काफ़ी सारे फायदे होंगे, दोनों अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में, नए नए आविष्कार यानी इनोवेशंस के मामले में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये सारा इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ कि किस प्रकार से दोनों कंट्रीज मिलकर अपने रिलेशन को मजबूत कर सकती है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि आप लोग कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन की बुक पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आप कंट्रीज़ के रिलेशन पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे इंडिया कनाडा के रिलेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया कनाडा के रिलेशंस को चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, दोनों कंट्रीज़ के बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं। जब हम लोग पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करते हैं तो इसका मतलब देख पाओगे इंडिया के बहुत सारे लोग आज के टाइम पर कनाडा की पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं, और कनाडा के बहुत सारे लोग आज के टाइम पर इंडिया के अंदर जो आपको कंसुलेट्स देखने को मिलते हैं, दूतावास देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसके अंदर वर्क करते हुए नजर आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसको भी ध्यान रख सकते हो। चलो थोड़ा सा हम लोग डिटेल से चलते हैं। तो यहाँ पर मैंशन किया गया इंडिया और कनाडा दोनों यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सारी कॉमन चीज़ों को शेयर करते हैं। इनफैक्ट बताया गया साल 2020 तक जो कनाडा का पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के अंदर जो टोटल स्ट्रेंथ है वो लगभग 338 मेंबर्स की है, और 338 मेंबर्स में से जो 22 मेंबर है वो इंडिया से बिलोंग करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हो कि हाँ, रिलेशंस कितने ज़्यादा गहरे देखने को मिलेंगे कि इंडिया के लोग आज के टाइम पर कनाडा की पार्लियामेंट में वर्क कर रहे हैं। फिर इंडिया के अंदर में जो ये कनाडा है, यहाँ पे आप देख पाओगे कनाडा रिप्रेजेंट करता है
हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा से। जो हाई कमीशन ऑफ कनाडा है वो भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। कनाडा का कॉन्सुलेट यानी कि इनका दूतावास आपको देखने को मिल जाएगा बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई में, ठीक है। इसके अलग अलग ऑफिसेस होते हैं, तो वो सारे ऑफिसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रेड ऑफिसेस देखने को मिल जाएंगे अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद में। तो यहाँ पे कनाडा के बहुत सारे लोग वर्क करते हुए नजर आएंगे। प्लस भारत भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कनाडा में। तो भारत जब कनाडा में रिप्रेजेंट करता है तो ये भी यहाँ पर एक हाई कमीशन के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। कहाँ कहाँ पर आप देख पाओगे, हमारे जो कंसुलेट, अगेन हमारे भी दूतावास आपको कनाडा में देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ पर, टोरंटो में देखने को मिल जाएगा, वैंकूवर में देखने को मिल जाएगा। तो ये ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद इंडिया कनाडा के बीच में कुछ इकोनॉमिक रिलेशंस है। ये तो हमने पॉलिटिकल रिलेशंस को कवर किया। अब बात करें इकोनॉमिक रिलेशंस की, तो दोनों कंट्रीज के बीच का जो ये व्यापार है, बायलैटरल ट्रेड, ये बेसिकली आज के टाइम पर 5 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का देखने को मिल जाएगा। फिर मेंशन ये भी किया गया कि लगभग 400 से ज़्यादा जो कनाडा की कंपनीज हैं वो आज के टाइम पर इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, और 1000 से ज़्यादा कंपनीज आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे ये यहाँ पर इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही हैं, ठीक है। इंडियन मार्केट में यहाँ पर बिजनेस करती हुई नजर आएंगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। फिर इंडियन कंपनीज जो कनाडा के अंदर हैं वो काफ़ी हद तक एक्टिव हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, स्टील, नेचुरल रिसोर्सेज और बैंकिंग सेक्टर में। तो इन सभी सेक्टर्स में भारत की बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम पर कनाडा में वर्क कर रही हैं। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है कनाडा की तरफ वो हम लोग काफ़ी कुछ करते हैं, जैसे कि फार्मा, हम लोग फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। प्लस यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं कनाडा के अंदर में। फिर उसके बाद आयरन स्टील हो गया, केमिकल्स, जेम्स, ज्वेलरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। यहीं पे ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद मेंशन किया गया, देखो जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है दोनों कंट्रीज़ के लिए, और इसी चीज़ को देखते हुए कनाडा यहाँ पर एक एनर्जी सुपर पावर है। यहाँ पे कनाडा के पास में दुनिया के सबसे बड़े रिसोर्सेस हैं, यूरेनियम के, नेचुरल गैस के, ऑयल, कोल, मिनरल्स के, और भी बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ पर कनाडा के पास में देखने को मिल जाती है, जैसे कि हाइड्रो पावर, माइनिंग, रिन्यूएबल, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर। तो यहाँ से भी आप लोग देख पाओगे कोऑपरेशन में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस आपको मजबूत देखने को मिल जाएंगे। दोनों का ही फोकस एनर्जी के ऊपर बिल्कुल सिमिलर सा नजर आता है। ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया। इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशन डिस्कस कर लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी हम लोगों ने जान ही लिया है, इंडिया कनाडा के बीच में साइंस एंड टेक को लेकर क्या चल रहा है। अब स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के मामले में बात करें तो इंडिया और कनाडा दोनों मिलकर बहुत सारे अपने रिलेशंस को डेवलप करके चलते हैं, खासकर स्पेस के सेक्टर में। अगर हम लोग अंतरिक्ष की बात करें तो साल 1990 से 1990 से ही आप लोग देख पाओगे लगातार दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं स्पेस साइंस के ऊपर, अर्थ ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज के ऊपर। तो ये कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं। इसरो यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और CSA यानी कि कनाडा की स्पेस एजेंसी है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो इन दोनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस मामले में कि स्पेस में हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। और इसी चक्कर में इसरो का जो एक छोटा सा ग्रुप हुआ करता था, अंतरिक्ष ग्रुप, ठीक है, जिसको लेकर एक विवाद भी देखने को मिलता है। तो एक कमर्शियल आर्म हुआ करता था इसरो का, इसने यहाँ पर बहुत सारी सैटेलाइट्स, नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं कनाडा की। कनाडा ने हम लोगों से बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करवाई हैं। इसरो जो है अपना, जब इसने 100 यानी कि 100वां PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जब लॉन्च किया था इसरो ने साल 2018 में, तो इस दौरान यहाँ पे कनाडा की जो पहली लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है वो भी हम लोगों ने ही लॉन्च करी है। तो कनाडा की बहुत सारी सैटेलाइट्स भारत ने लॉन्च करी हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कनाडा की जो पहली लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है वो भी भारत ने लॉन्च करी है। तो स्पेस सेक्टर में भी आप लोग देख पाओगे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा तगड़े देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। बाकी अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी आपको पता है क्वाड की मीटिंग हुई है, और इस क्वाड मीटिंग के दौरान एक नया ग्रुप का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। एक नया ग्रुप बन चुका है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, यानी कि जिसको हम लोग IPEF के नाम से जान रहे हैं, IPEF के नाम से। तो ये ग्रुप क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इस आर्टिकल को ऑलरेडी कवरेज मिल चुका है, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है कि भारत ने इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक ब्लॉक को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। और ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्वाड की चारों कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, और इस ग्रुप की मदद से यहाँ पर चाइना को काउंटर किया जाएगा, चाइना को टैकल किया जाएगा। तो इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल को एक्सप्लेन किया, आप रीड कर सकते हो। बाकी मैंने आगे चीज़ें कॉपी पेस्ट कर दी हैं। इस आर्टिकल को भी आप लोग GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। अच्छा, मैं इतनी थोड़ा जल्दी क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको बताऊंगा कि मैं इतनी तेज क्यों बोल रहा हूँ।
तो इशू क्या है, तो यहाँ पर भारत के एक प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया क्वाड मीटिंग के अंदर में। और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ यहाँ पर जब मीटिंग चल रही थी तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च कर लिया गया है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे मीटिंग चल रही है। क्वाड बेसिकली 4 कंट्रीज का ग्रुप है, जहाँ पर इधर ऑस्ट्रेलिया के पीएम, इधर यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट, इधर जापान के पीएम और इधर यहाँ पर इंडिया के पीएम, इन चारों के बीच में मीटिंग हुई है। ये 4 कंट्रीज क्वाड बनाती हैं, यानी यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के थ्रू मिलकर ये क्वाड ग्रुप बनाया जाता है। क्वाड के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं, फिर उसके बाद आगे कवर करेंगे। तो क्वाड के अंदर ये 4 कंट्रीज है, ये तो आपको क्लियर हो गया। इस क्वाड कंट्रीज का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ना, उसके साथ साथ यहाँ पर चाइना को भी काउंटर करने का यहाँ पर इनका गोल है। फिर इस क्वाड ग्रुप का गठन कैसे हुआ, तो साल 2004 की बात है। इंडियन ओशन के अंदर एक सुनामी आती है बहुत ज़्यादा तगड़ी। इस सुनामी के दौरान इंडिया जो है मालदीव्स की, श्रीलंका की, इन सब कंट्रीज़ की मदद कर रहा होता है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ आपको ये इंडियन ओशन में देखने को मिलती हैं। तो भारत इन कंट्रीज़ की मदद कर रहा होता है, और भारत की मदद करने के लिए भी यहाँ पर फिर जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। तो मतलब इस सुनामी की वजह से जो तहलका मचा, उस तहलके को रोकने के लिए इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया सब मिलकर यहाँ पर काम कर रहे थे। तभी से यहाँ पर जब देखा गया कि 4 कंट्रीज़ मिलकर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, तो ये बात उस समय के प्राइम मिनिस्टर, खासकर जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे साहब के दिमाग में आई कि हाँ, एक ग्रुप हमारे पास बनना चाहिए। फिर उसके बाद साल 2006 के अंदर क्या हुआ कि जो ये फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे साहब, इन्होंने यहाँ पर दिमाग लाया। इन्होंने यहाँ पर बोला कि बिल्कुल हमारे पास एक ग्रुप होना चाहिए जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर काम करेगा। तो इन्होंने यहाँ पर ये आइडिया इम्प्लीमेंट भी कर दिया। 2007 के अंदर एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है चारों देश के बीच में। फिर उसके बाद में 2007 के सितंबर के महीने में एक मालाबार मिलिट्री अभ्यास होता है इन चारों देश के बीच में। लेकिन 2007 तक तो कहानी सही चलती रही, लेकिन 2007 के कुछ दिनों बाद, यानी सितंबर के आप कह सकते हो महीने में कुछ दिनों बाद यहाँ पे क्या हुआ, कहानी पलट गई। ये जो क्वाड ग्रुप है इसका एक तरीके से डाउनफॉल देखने को मिला। ये क्वाड ग्रुप बेकार होता हुआ नजर आया। तो 2007 में सितंबर तक एक अभ्यास भी होता है, मालाबार एक्सरसाइज। लेकिन उसी साल में यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ टाइम बाद शिंजो एबे साहब, जिन्होंने यहाँ पर इस ग्रुप को बनाने का एक आइडिया रखा था, ये रिजाइन कर देते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर पद के ऊपर से। और यहाँ पे आप कह सकते हो ये जब रिजाइन कर देते हैं तो मतलब कुछ बीमारी की वजह से इनको रिजाइन करना पड़ता है। फिर सितंबर में इन्होंने रिजाइन किया। नवंबर में यहाँ पर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक बदलाव हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पीएम थे वो बदल जाते हैं और एक नए पीएम बनकर आते हैं जिनका नाम है केविन रुड। अब जब केविन रुड आते हैं तो बेसिकली यहाँ पर ये तो क्वाड के बिल्कुल अगेंस्ट में होते हैं, ये क्वाड क्रिटिक होते हैं, इनका झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा होता है। तो यहीं से जो क्वाड ग्रुप है वो पिटता हुआ नजर आ गया, वो ग्रुप यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन 2017 में इस ग्रुप को फिर से रिवाइव किया जाता है, फिर से यहाँ पर जीवित किया जाता है। जब यहाँ पर इस ग्रुप को वापस से खड़ा किया गया तो जापान यहाँ पर ऑफिशियली एक तरीके से बोलता है कि हम लोग क्वाड को रिवाइव करेंगे, और इस ग्रुप को रिवाइव करने के ऊपर फोकस किया गया। तो 2017 से बातचीत चल ही रही होती है, 2020 में जाकर एक बड़ा कदम उठाया जाता है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया जो है इस इंडिया, यूएस, जापान की मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन करता है। यानी कि ये जो अभ्यास है, मालाबार अभ्यास, ये चारों क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। तो 2020 के अंदर इस अभ्यास को ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पे ज्वाइन किया रहा हमारे साथ में। तो बेसिकली 2020 के अंदर ये जो क्वाड ग्रुप है ये वापस से खड़ा हो गया, जब यहाँ पे ये 4 लोग निकल कर आए, इन चारों कंट्रीज के लीडर बनकर आए। फिर 2021 के अंदर सिचुएशन और बढ़ गई, क्वाड ग्रुप और मजबूत हो गया। 2021 में मार्च के महीने में क्वाड लीडर्स के बीच में वर्चुअली मीटिंग होती है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हो रही है, जैसा आप ऊपर देख पा रहे हो। फिर सितंबर के महीने में यहाँ पर पहली फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग होती है, यानी कि आपस में मिलकर यहाँ पे बातचीत की जाती है। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, वो यहाँ पर चारों कंट्रीज के पीएम, प्रेसिडेंट के नाम दिए गए हैं। ये आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से क्वाड वर्क करता है। ठीक है, ये अपना आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मेंशन किया गया, जब ये क्वाड की रिसेंट डेज पे टोक्यो के अंदर मीटिंग चल रही थी, तो इस मीटिंग के दौरान इन्होंने एक ग्रुप को अनाउंस कर दिया, एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम है IPEF। मतलब कि क्या है इसका नाम, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर काम करेगा। इस ग्रुप के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज है, तो टोटल आपको 13 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी है, जापान, उसके बाद यहाँ पर दूसरा साउथ कोरिया, देन उसके बाद ब्रुनई, देन उसके बाद इंडोनेशिया, देन मलेशिया, देन फिलीपींस,
फिलीपींस, देन सिंगापुर, देन थाईलैंड, देन उसके बाद वियतनाम, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देन न्यूजीलैंड, देन उसके बाद इंडिया और फिर उसके बाद ये यूएस। तो ये टोटल 13 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इन 13 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया। ताइवान को यहाँ पर ज्वाइन नहीं करवाया गया, ताइवान ने ज्वाइन नहीं किया है और चाइना के अगेंस्ट में ही इस ग्रुप को बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। तो इन 13 कंट्रीज़ के ग्रुप ने डिसाइड किया है कि हम लोग इंडो पैसिफिक, यानी कि ये रहा इंडियन ओशन और ये रहा पैसिफिक ओशन, इन दोनों एरिया के अंदर हम लोग चाइना के अग्रेशन को या फिर जो चाइना की इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं इस पूरे एरिया के अंदर, उसको हम लोग रोकेंगे, उसको काउंटर करेंगे। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? अब ये जो ग्रुप बनाया गया है, इस ग्रुप का मेजरली 4-5 चीज़ों के ऊपर फोकस है। ठीक है, और वो किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस है ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। पहला फोकस यहाँ पर इन कंट्रीज़ का होने वाला है, आप कह सकते हो किस चीज़ के ऊपर, 4 चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। 4 चीज़ कौन कौन सी हैं? वो है पहला ट्रेड, व्यापार। ये जो 13 की 13 कंट्रीज़ हैं, ये सब मिलकर यहाँ पर अपने बीच में व्यापार को प्रमोट करेंगी। लेकिन आपको मैं यहीं पर एक और बात बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, ये जो IPF ग्रुप है, इस IPF ग्रुप की काफ़ी आलोचना हुई, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। काफ़ी निंदा क्यों हुई? क्योंकि इस ग्रुप ने जब यहाँ पे बनाया गया तो अमेरिका ने कुछ फ़ायदा नहीं दिया इन कंट्रीज़ को। बाकी सारी कंट्रीज़ को हमने सोचा था कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, ये जो कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका के अंदर उनको एक मार्केट एक्सेस मिल जाएगा, अमेरिका में काफ़ी सारा सामान बेचेंगे, कुछ पैसा कमा पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर ग्रुप कहने का ग्रुप रहा, कोई ज़्यादा कोई फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। बस यहाँ पर जो व्यापार है, व्यापार को थोड़ा सा मजबूत किया जाएगा, व्यापार को प्रमोट किया जाएगा, इतना फोकस रखा गया है। कोई फ्री वगैरह व्यापार वगैरह नहीं होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में इन कंट्रीज़ ने बोला सप्लाई चेन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। सप्लाई चेन का मतलब यह है कि देखो भैया कि आज के टाइम पर जो सेमीकंडक्टर है उसका तो लेकर एक बवाल मचा हुआ है। सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज पड़ा, इससे दुनिया भर में बवाल मच गया। सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल हर चीज़ में होता है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हर जगह पर। अब बोला गया कि कुछ कंट्रीज़, मुट्ठी भर कंट्रीज सेमीकंडक्टर्स को बनाती हैं, तो इन्हीं के हाथ में सप्लाई डिपेंडेंट है ना। तो हम नहीं चाहते कि इस प्रकार से हो कि भाई यहाँ पर सेमीकंडक्टर कोई 4-5 देश बना रहे हो और उन्हीं के हाथ में पूरी सप्लाई है। और यहाँ पर इसी चक्कर में सप्लाई चेन के ऊपर काम करेंगे 13 कंट्रीज़। यहाँ पर आप कह सकते हो कि किसी के एक के हाथ में सप्लाई नहीं होगी, ये 13 की 13 कंट्रीज़ यहाँ पर सप्लाई चेन के ऊपर वर्क करने वाली हैं। फिर उसके बाद में इनका मेजर फोकस है क्लीन एनर्जी के ऊपर, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं हम लोग कि हम लोग क्लाइमेट एनर्जी को, जो क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल करेंगे, जो गर्मी लगातार बढ़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसको टैकल करेंगे। तो इन कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, जो कार्बनाइजेशन हो रहा है यानी कि पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करेंगे, डीकार्बोनाइज करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे। तो ये डिसाइड किया गया। फिर यहाँ पर टैक्स और एंटी करप्शन के ऊपर चर्चा की गई है, यानी कि भाई यहाँ पर एक फेयर कंपटीशन प्रमोट किया जाएगा, यहाँ पे बहुत मजबूती तरीके से टैक्स भी लगाया जाएगा और इफेक्टिव टैक्स लगाया जाएगा। प्लस जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको रोका जाएगा। फिर उसके बाद कुछ घूसखोरी यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलता है, उसको रोका जाएगा। तो ये बेसिकली 4 पिलर हैं इस IPF के। तो IPF ग्रुप ने का मेजर गोल क्या है, बहुत ध्यान से रट लेना इस बात को। IPF ग्रुप ने सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, एक व्यापार, दूसरा सप्लाई चेन, तीसरा क्लीन एनर्जी और तीसरा टैक्स और एंटी करप्शन। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर इन्होंने फोकस किया। IPF ग्रुप क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, 13 कंट्रीज़ कौन कौन सी वो भी डिस्कस कर लिया, क्वाड क्या होता है वो भी हम लोगों ने जान लिया। ये आप देख पाओगे, इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश है, इस पूरे आर्टिकल का एनालिसिस ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है। अब जब इन क्वाड कंट्रीज़ के बीच में चर्चा हो रही थी तो यहाँ पे जापान निकल कर आया। जापान ने बोला कि भाई देखो, चाइना जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चाइना हमारे एरिया से मछली मार के ले जाता है इलीगल तरीके से, और जो जापान है वो पूरी तरह से मछली के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारी यहाँ पर फिशेस खाई जाती हैं। तो जापान ने बोला भाई चाइना को कुछ करना होगा। तो यहाँ पर डिसाइड किया इन चारों कंट्रीज़ ने फिर से, और इन्होंने डिसाइड किया और इन्होंने बोल दिया कि हम लोग चलो एक और चीज़ लॉन्च कर रहे हैं। और वो चीज़ क्या लॉन्च करी जा रही है, वो है एक और ग्रुप लॉन्च कर दिया गया, उसका नाम है IPMDA, मतलब कि इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसके अंदर क्या होगा, डार्क शिपिंग को रोका जाएगा, यानी जो इलीगल तरीके से मछली पकड़ता है चाइना, उसको रोका जाएगा। क्योंकि जापान की साइड से इलीगल तरीके से मछली पकड़ कर ले जाता है और जापान बहुत सारी यहाँ पर मछली खाता है, जापान की मेजर इकॉनमी मछली के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उस चीज़ को रोकने के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। इतना क्लियर हो गया? आई होप आप लोग को यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है ना, कि इन्होंने किस किस चीज़ के ऊपर फोकस किया। अब इस चीज़ के अलावा इन कंट्रीज़ ने मिलकर फोकस किया स्टेम के ऊपर। स्टेम क्या होता है, ये होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। तो क्वाड लीडर्स ने मिलकर यहाँ पे बोला कि हम लोग क्या करेंगे,
आप कह सकते हो कि इस स्टैम्प को लॉन्च करेंगे, एक फेलोशिप लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि 100 अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन और जापानीज़, इन 4 देशों के जो स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, वो सब पढ़ेंगे जाके यूएस के अंदर में, और यहाँ पे आप कह सकते हो वहाँ से ग्रेजुएट होंगे, डिग्री लेंगे इस साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अंदर में। तो यहाँ पर इस स्टेम फील्ड को लॉन्च किया गया। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर इन क्वाड कंट्रीज़ ने मेजर फोकस रखा अपना क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ कि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जाएगा, डिजास्टर जो रिस्क है उसको कम किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड की मीटिंग के अंदर जो भी चर्चा हुई है वो सारी बातें आपको आज यहाँ पर पता चल चुकी है। इस आर्टिकल को मैं पिछले कुछ दिनों से कवर नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मैंने यहाँ पर फाइनली इसको कवर कर दिया है। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे, इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुई, एक एक बात सही से समझ में आई है। क्वाड का क्या यहाँ पर रूल रहा है, क्वाड कैसे बना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पहले आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, चौथा आर्टिकल, 4 आर्टिकल डिस्कस करे हैं। चारों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो यार, एक चीज़ और है, आजकल मैं आर्टिकल थोड़े से कम दे रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, है ना। तो अब यहाँ पे मंडे से आपके प्रॉपर आर्टिकल्स आया करेंगे, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कुछ दिनों से, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। उसके बावजूद भी यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम मिलता था, तो मैं यहाँ पर पीपीटी वगैरह क्रिएट करता था, तो इसमें भी बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता था। लेकिन चलो, काम ख़त्म है। अब फिलहाल अपना कल तो वैसे भी सैटरडे है, तो सैटरडे में हम लोग रिवीजन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मंडे से मैं आपके लिए ढेर सारे आर्टिकल्स लेकर आने की कोशिश करूँगा, पूरी तरह से आर्टिकल्स वगैरह लेकर आऊँगा। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।